दोस्तों, हम एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जो विश्व इतिहास के अनुसार सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। इस साम्राज्य ने 600 से अधिक वर्षों तक मध्य पूर्व, अफ्रीका के उत्तरी भाग और पूर्वी यूरोप पर शासन किया। इस इस्लामी संचालित महाशक्ति को ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। आज हम जानेंगे कि तुर्क साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इस साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और अंततः साम्राज्य का पतन कैसे शुरू हुआ। तो आइए ओटोमन साम्राज्य के उदय से शुरुआत करें। 1300 ईसा के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य या बीजान्टिन साम्राज्य का पतन हो रहा था। अधिकांश लोग वहां ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे और उसी समय मंगोलों ने सेल्जुक साम्राज्य को नष्ट कर दिया। आज हम रोमा या अनातोलिया को टर्की के नाम से जानते हैं। अनातोलिया विभिन्न छोटी तुर्की रियासतों में विभाजित हो गया। तुर्क सैन्य लोग थे और उनका आक्रमण का इतिहास रहा है। वे वहां की रियासतों के प्रति एकजुट थे, लेकिन वहां कोई केंद्रीय शासक नहीं था। लेकिन उनमें से एक ने विद्रोह किया और तुर्की साम्राज्य को 3 अलग अलग महाद्वीपों तक विस्तारित किया। आइए देखें वह कौन शासक था जिसने तुर्क साम्राज्य की नींव रखी। कई अनातोलिया तुर्क खुद को गाजी या इस्लाम के योद्धा के रूप में देखते थे। वे मुख्य कमांडर के अधीन मिलिट्री सोसाइटी बनाते हैं और सख्त इस्लामी आचार संहिता का पालन करते हैं। उन्होंने 13वीं शताब्दी में बेजेंटाइन साम्राज्य पर छापा मारना शुरू कर दिया। उनमें से सबसे सफल गाजी उस्मान था। लोग उसे ओथमैन भी कहते हैं। ऊ के अनुयायी को ओटोमैन के रूप में जाना जाने लगा। वह 1300 से 1326 के बीच अनातोलिया में एक छोटा मुस्लिम राज्य स्थापित करने में सक्षम था, जो शक्तिशाली तुर्क साम्राज्य बन गया। उनके उत्तराधिकारी ने अमीरों, उच्च कमांडर के साथ सहयोग किया और गठबंधन बनाना शुरू कर दिया, जमीन खरीदनी शुरू कर दी और कुछ जमीन जीत ली। ओटोमन सैन्य सफलता काफी हद तक गन पाउडर के उपयोग पर आधारित थी। उन्होंने अपने तीरंदाजों को घोड़े से हटाकर पैदल सैनिकों को दे दिया, जिन्हें मस्कट सोल्जर भी कहा जाता है। वे तोप का प्रयोग करने वाली कुछ प्रथम सेना में से थे। भारी दीवारों वाला शहर उनके सामने कुछ भी नहीं था। उस्मान का बेटा ओरहान एक दूसरा तुर्क नेता था और उसने खुद को सुल्तान घोषित किया। 1361 ओटोमन दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शहर बेजेंटाइन एड्रियानोपोल्स पर कब्जा करने में सक्षम था और वर्तमान नाम एडिर्ने है। उस्मान ओरखान और मुराद एक के नेतृत्व में तुर्क साम्राज्य का तेजी से उदय हुआ। मुराद एक बायजिद एक के बाद सुल्तान बन गया। उनके शासनकाल में कुछ समय के लिए विस्तार रुका। 1400 के दशक की शुरुआत में तुर्क साम्राज्य के उदय को तैमूर द्वारा कुछ समय के लिए बाधित किया गया था। यह वही तैमूर है जिसने 1398 में तुगलक वंश के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। उसने इराक के बगदाद शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने 1402 में अंकारा की लड़ाई में तुर्क सेना को कुचल दिया। जब तैमूर ने अपना ध्यान चीन की ओर बढ़ाया तो तुर्क सुल्तान ने अपनी शक्तियां बढ़ाना शुरू कर दिया। 1453 में तुर्क इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटी। 1451 में जब महमद II सत्ता में आया तो प्राचीन शहर कॉन्स्टेंटिनोपोल की आबादी 10 लाख से घटकर 50,000 रह गई थी। लेकिन वे अभी भी बोस्पोरस जलमध्य पर अपनी शक्ति का दावा करते हैं। यह मरमारा सागर से काला सागर को जोड़ता है और एशियाई टर्की को यूरोपीय टर्की से भी जोड़ता है। महमद II की सेनाओं ने अपनी शक्तिशाली तोपों से कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
महमद सेना ने शहर को दो तरफ से घेर लिया। 7 दिन तक लड़ने के बाद तुर्क दीवार तोड़कर शहर में घुस गए और यहीं से बीजान्टिन साम्राज्य के शासन का अंत हुआ। महमद विजेता ने, जैसा कि उसे अब कहा जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया। उसने शहर को यहूदी, ईसाई और मुस्लिम जैसे नए नागरिकों के लिए खोल दिया और शहर का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया और इसे ओटोमन साम्राज्य की राजधानी का नाम दिया। इस्तांबुल व्यापार और सांस्कृतिक प्रभुत्व वाला शहर बन गया। कॉन्स्टेंटिनोपल का बड़े पैमाने पर प्रभाव। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन से यूरोप में एक प्रकार का शक्ति शून्य पैदा हो गया। धार्मिक युद्ध, जिन्हें धर्मयुद्ध के नाम से जाना जाता है, यूरोप के ईसाई राष्ट्रों और ओटोमन के इस्लामी साम्राज्य के बीच लड़े गए थे। पूर्व के साथ यूरोपीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले भूमि मार्ग ओटोमैन के नियंत्रण में आ गए। यूरोपीय लोगों ने वैकल्पिक व्यापार मार्गों की खोज शुरू कर दी, जिससे कोलंबस और वास्को डी गामा जैसी प्रसिद्ध यात्राओं को जन्म मिला। पुनर्जागरण की शुरुआत का श्रेय कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद यूनानी विद्वानों के इटली प्रवास को भी दिया जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन को हम इतिहास में प्रमुख मोड़ कह सकते हैं। बीजान्टिन साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद ओटोमैन ने पश्चिम एशिया और अफ्रीकी क्षेत्रों की ओर रुख किया। लेकिन अभी भी ओटोमन साम्राज्य अपने चरम पर नहीं है, इसके लिए हमें सुल्तान सुलेमान एक की ओर बढ़ना होगा। सुलेमान 1520 में गद्दी पर बैठा और 46 वर्षों तक शासन किया। उनके अपने लोग उन्हें सुलेमान कानून देने वाला कहते थे, लेकिन पश्चिम में लोग सुलेमान को महान कहते थे। उसने 1521 में यूरोप के महत्वपूर्ण शहर बेलग्रेड पर कब्जा कर लिया। ओटोमैन ने उत्तरी अफ्रीका के त्रिपोली पर कब्जा कर लिया। अल्थौग ओटोमैन केवल उत्तरी अफ्रीका के समुद्र तट पर कब्जा करने में सक्षम थे, लेकिन वे महाद्वीप के अंदरूनी हिस्सों तक व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। 1526 में सुलेमान हंगरी और ऑस्ट्रिया की ओर बढ़ गया, जिससे मध्य यूरोप दहशत में आ गया। सुलेमान शासनकाल को तुर्क इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अपने चरम पर ओटोमन साम्राज्य में टर्की, ग्रीस, मिस्र, रोमानिया, सीरिया, अरब, उत्तरी अफ्रीका के समुद्र तट आदि जैसे क्षेत्र शामिल थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया। आइए देखें। भारत पर आक्रमण करने के लिए उन्हें पास के सफाविद साम्राज्य पर कब्जा करना होगा। लेकिन सफाविद साम्राज्य एक मजबूत साम्राज्य था। तुर्क सफाविद साम्राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। अतः भारत पर आक्रमण करने का अवसर भी उत्पन्न नहीं होता। इसलिए वे जमीन से भारत पर आक्रमण करने में सक्षम नहीं थे और समुद्र से आक्रमण करना कठिन था। ओटोमन साम्राज्य और डेक्कन के बहमनी साम्राज्य के बीच दूतावासों का आदान प्रदान हुआ। हम ओटोमैन को काम पर रखते थे और उन्हें रूमी कहते थे, क्योंकि वे तोपखाने में निपुणता के लिए प्रसिद्ध थे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित स्थानीय इस्लामी राज्यों के साथ गठबंधन बनाने के बाद ओटोमैन ने पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1538 की घेराबंदी में ओटोमन्स पुर्तगालियों से हार गए थे। ओटोमैन ने उन लोगों के प्रति बुद्धिमानी से काम किया जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की। वे सुल्तान द्वारा नियुक्त स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से शासन करते थे। सुल्तान सुलेमान के समय में जब साम्राज्य का आकार बड़ा था, उन्होंने एक कुशल प्रदान की। साम्राज्य के लिए सरकार। सुलेमान ने कानून अदालत शुरू की और कर प्रणाली लागू की, नौकरशाही को भी कम किया और स्थानीय नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया। देवशिर प्रणाली के तहत सुल्तान की सेना ने विजित ईसाई क्षेत्रों के लोगों से लड़कों को भर्ती किया।
सेना उन्हें शिक्षा प्रदान करती है, उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करती है और उन्हें सैनिक के रूप में प्रशिक्षित करती है। 30,000 सैनिकों की एक विशिष्ट सेना, जिसे जनिसरीस के नाम से जाना जाता था, को केवल सुल्तान के शाही होने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। ओटोमन अन्य धर्म समुदायों को बाजरा के रूप में मानते थे या राष्ट्र प्रत्येक बाजरा को अपने धार्मिक कानून और प्रथाओं का पालन करने की अनुमति देते थे। अब तुर्क साम्राज्य का पतन 1600 से तुर्क साम्राज्य ने यूरोप से अपना आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व खोना शुरू कर दिया। यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई और तुर्क साम्राज्य में खराब नेतृत्व था। सुलेमान ने अपने सबसे योग्य पुत्र को मार डाला और दूसरे को निर्वासन में भेज दिया। इसके कारण वह अपने तीसरे पुत्र सेलिम II का उत्तराधिकारी बना, जो एक अक्षम शासक था। सुल्तान ने उनके रिश्तेदारों को मारना शुरू कर दिया और उन्होंने उनके बेटे को जेल भेजना शुरू कर दिया। इसके लिए उनकी शिक्षा और बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म हो गया है। इससे शक्तिशाली साम्राज्य का विनाश हुआ। इसके अलावा भारत और अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा तुर्क साम्राज्य को कमजोर बनाती है। 1683 में वियना की लड़ाई में ओटोमन को विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। ग्रीस ने 1830 के विद्रोह के माध्यम से ओटोमन साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। ओटोमन साम्राज्य ने 1912 और 1913 के बाल्कन युद्धों के दौरान सभी यूरोपीय क्षेत्रों को खो दिया। ओटोमन ने अक्टूबर 1918 में मित्र सेनाओं द्वारा पराजित केंद्रीय शक्तियों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया। ओटोमन साम्राज्य अंततः 1922 में समाप्त हो गया, जब ओटोमन सुल्तान का पद समाप्त कर दिया गया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में टर्की को एक गणतंत्र घोषित किया गया। निष्कर्ष: 1500 के दशक तक तुर्क साम्राज्य का विस्तार 3 महाद्वीपों तक हो गया। जब तुर्क सुल्तान कमजोर हो गए तो उन्होंने अपना साम्राज्य खो दिया।